सलाइवरी ग्लैंड दिख रही ना, कितनी होती है? 3। ये कौन सी है? पैरोटिड। ये सबलिंगुअल, ये है, ये जीभ के नीचे ये है ना, ये मैंडिबल के नीचे सबमैंडिबुलर, ये देखो लिखा है ना सबमैंडिबुलर, और ये सबलिंगुअल। तो ये 3 ग्लैंड्स होती हैं। इनसे क्या, इनका क्या काम है? सलाइवा को सीक्रेट करना। और सलाइवा का क्या काम होगा? भोजन को चबाने में मदद करना, गीला करना उसको, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या है? वाटर है, म्यूसिन है, और एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम रहता है इसके अंदर। टाइलिन का क्या काम है? स्टार्च का डाइजेशन करेगा। किस में बदल देगा स्टार्च को? माल्टोज में बदल देगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ कैविटी से शुरू हो जाता है ना। तो मेन तो ये आपको 3 ग्लैंड के तो नाम याद रखने। ये सबसे बड़ी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, है ना। इसमें कई बार इन्फेक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको? पैरोटिड में इन्फेक्शन हो जाता है ना कई बार, इन्फ्लेमेशन। टॉन्सिल नहीं होते, टॉन्सिल अलग चीज है, ये तो पैरोटिड का है। हाँ, वो पट्टी लगाते हैं अपन। क्यों लगाते हैं? गलसुआ, है ना, मम्स बोलते हैं उसको, मम्स। कौन सा वायरस होता है इसको इन्फ्लेम करने के लिए? किसका इन्फेक्शन रहता है इसमें? मम्स किससे होता है? गलसुआ वायरस होता है, मम्स वायरस। वायरस का ही नाम है मम्स, है ना, इसलिए इनको मम्स कह रहे हैं। हिंदी में अपन इनको गलसुआ कहते हैं। तो ये कई बार मम्स वायरस से इन्फ्लेम्ड हो जाती है। वायरस वायरल है ये, एंटीवायरल देना पड़ती है फिर उसमें जब ये ठीक होती है, या फिर वो लगा लेते हैं अपन, क्योंकि वो तो उसका तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इस पीरियड में आप ट्रीटमेंट भी नहीं लोगे तो भी वो ठीक हो जाता है। 7 से 14 दिन में वैसे भी ठीक हो जाती है, नहीं लेंगे तो भी। और ट्रीटमेंट ले लेंगे तो सिम्टम थोड़े से कम हो जाते हैं, है ना। और ये सब मैंडिबुलर, ये सब लिंगुअल। मेन इनका फंक्शन है सलाइवा को सीक्रेट करना। सलाइवा का कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो क्या क्या रहता है सलाइवा में? सॉलिड कंटेंट्स, हाँ, और हाँ, सारे मिनरल्स इसके अंदर रहेंगे ज़्यादातर, और वाटर रहेगा इसमें। और क्या रहता है? म्यूसिन। म्यूसिन का क्या काम होता है? हाँ, भोजन को बिल्कुल कैसा करता है? म्यूसिन मतलब लसलसा बनाता है उसको, सॉसी बनाता है ना, भोजन, जिससे कि वो आराम से मिल जाए, है ना। और वाटर क्या करेगा? उसको डिजोल्व करेगा, है ना। और मिनरल्स वगैरह जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और एंजाइम म्यूसिन गीला बनाएगा। आप अगर आप रोटी भी आपने एक और जो है सूखा खा लिया तो उसमें म्यूसिन जब मिलेगा, जब वो बिल्कुल नम हो जाएगा, है ना, मॉइस्चर देता है उसको, है ना। तो नमी उससे आती है म्यूसिन से, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से भी निकलते हैं सब म्यूसिन। तो म्यूसिन उसको लसलसा बनाता है, कहने का मतलब सॉसी। अपन ने उसमें जो लिखवा है ना, सॉसी बताया कि सॉसी फूड बना देगा, सॉस जैसा, है ना। और जो टाइलिन है वो क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा, है ना। इनकी सबकी देखिए यहाँ पर लोकेशन भी लिखी हुई है, ये सबकी, है ना। ये लुब्रिकेशन का काम करेगा यहाँ पर, है ना। ये मेनली म्यूकस सलाइवा टू मॉइस्टेंड ओरल कैविटी, ये वर्ड आया ना सही, मॉइस्टेंड करेगा म्यूसिन, है ना। एंड स्पीच, स्पीच में भी हेल्प करेगा, स्वालोइंग में भी हेल्प करेगा, और टीथ को प्रोटेक्शन देगा, है ना। तो ये जो सलाइवा है, ये सलाइवा जो है माउथ कैविटी से ही डाइजेशन को शुरू कर देता है। इसमें स्टार्च का डाइजेशन मेन होता है। तो ये आपकी है ओरल कैविटी, है ना। टाइम क्या हो रहा है? ओरल कैविटी, हाँ। तो अभी अपन इसमें इंटेस्टाइन और ले लेते हैं, है ना। देखो ये इसमें अपन देख लेते हैं, इंटेस्टाइन यहाँ दिख जाएगा। ईसोफेगस, ईसोफेगस तो कहीं है नहीं है मॉडल में। ईसोफेगस जिसमें दिखा सकते हैं, ये है, थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है उसका, देखो ये इधर से आएगी और यहाँ पे ईसोफेगस, ये नहीं नीचे दिखेगी,
इसके नीचे से ये वाला पार्ट है ईसोफेगस, ये नहीं है, ये एओर्टा दिख रहा है, ये ईसोफेगस। तो ईसोफेगस अपन समझ सकते हैं माउथ कैविटी के जस्ट पीछे से जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स लैरिंगो फेरिंग्स के नीचे से वो स्टार्ट होगी। अब जो आगे जैसे ये लैरिंग्स दिख रही है, ट्रेकिया, इसके जस्ट पीछे है ईसोफेगस। कितनी लंबाई होती है ईसोफेगस की? कितनी? 11? 25 सेंटीमीटर होती है। 11 सेंटीमीटर तो ट्रेकिया की है, ट्रेकिया है 11 सेंटीमीटर, और ईसोफेगस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। जो नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं ना, वो उसको उसमें मार्किंग रहती है जो 25 सेंटीमीटर पर, उस मार्किंग से ही तो उसको डालते हैं अपन। तो ये 25 सेंटीमीटर। नाक में से नली डालते हैं ना पेशेंट को, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब है ना, तो वो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इसी साइज की होती है, 25 सेंटीमीटर की एक मार्किंग लगी रहती है उस पर। उस मार्किंग यहाँ जाए तो समझ लो कि अब वो पहुंच गई स्टोमक में, है ना। तो ये ईसोफेगस का जो काम है वो है बोलस को स्टोमक में, हाँ, मुंह से कोई खा नहीं पाता है ना, तो नाक से डाल देते हैं, नाक में से लिक्विड डालते रहते हैं उस पेशेंट के लिए। बोलने में जो असमर्थ रहते हैं मरीज, या जो चबाने में असमर्थ रहते हैं, उनको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देते हैं, उसी से खाना जाता है फिर उनको। तो वो इसमें से जाती है ईसोफेगस में, स्टोमक में पहुंच जाती है। और ईसोफेगस के नीचे जाकर के फिर क्या जुड़ गया? ये स्टोमक। देखो ये यहाँ जुड़ जाएगा। ये कैसा रहता? जी आकार का। आम के आकार का नहीं, जी आकार का। जी ऐसे रहेगा जी। तो देखो इसको अंदर से देख लेते हैं अपन। ईसोफेगस में दो स्फिंक्टर होंगे, एक तो यहाँ पर होगा स्टोमक के लेवल पर, एक होगा ऊपर लैरिंगो फेरिंग्स के जस्ट नीचे, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और नीचे होगा लोअर ईसोफेजियल। इसको अपन क्या कहते हैं? कार्डियक एंड भी कहते हैं, है ना, कार्डियक ओरिफिस भी कहते हैं इसको। हार्ट के पास में होता है इसलिए कार्डियक ओरिफिस। ये कार्डियक ओरिफिस, और ऊपर वाला जो है वो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, नीचे वाला लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये कार्डियक एंड कहते हैं इसको एक्चुअली। अब देखिए स्टमक में अंदर आपको मैंने बहुत सारे, पहले तो इसके अपन पार्ट की बात करें तो मेन कौन कौन से पार्ट हैं इसमें स्टमक के? ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, जो उठा हुआ दिख रहा है? फंडस। ये बीच में बॉडी, और ये वाला भाग पाइलोरस, है ना, पाइलोरस। देखो ये फंडस, बीच में बॉडी, और ये पाइलोरस। यहाँ से ये पाइलोरिक कैनाल बनती है, और पाइलोरिक कैनाल पर भी एक इंस्पिंक्टर होता है, पाइलोरिक इंस्पिंक्टर। पाइलोरिक इंस्पिंक्टर खुलेगा जब डीडीनम में भोजन जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें ये इस तरह की क्या दिख रहा है? ये फोल्डेड फोल्डेड क्या दिख रहा है? ये इसके अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, हाँ, तो ये फोल्डेड है, तो क्या कहेंगे इसको? स्पेशल टर्मिनोलॉजी है इसके लिए, लिखाया भी आपको, रूगी। रूगी, रूगी, इसको रूगी बोलते हैं। ये जो फोल्डेड जो स्ट्रक्चर है ना, ये रूगी होती है इसके अंदर, है ना। और इसमें मसल कितनी होती है? लिखा है ना, हाँ, मसल कितनी होती है इसमें? 4 होते हैं कि 3 होते हैं? और तो 3 होते हैं। कौन कौन से? अब चूंकि इसमें मसल दिख नहीं रही है, स्टमक का डायग्राम बना दो। 4 कौन कौन से? अरे मैं ओनली मसल की बात कर रहा हूँ, कोट तो 4 होंगे। ये सबसे बाहर वाला कोट, मसल 3 होती है। अपन अंदर से शुरुआत कर रहे थे इसकी, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर, उसके अंदर सम्यूकोजा होगी, सम्यूकोजा के बाहर फिर मस्कुलर लेयर होगी, और सबसे ऊपर सिरोसा होगी। तो चलो अब पहले लेयर ही बता देता हूँ। तो सबसे बाहर कौन सी है? सिरोसा। ये बाहर वाली लेयर क्या है? सिरोसा। सिरोसा के अंदर क्या होगा? मसल, मस्कुलर लेयर, मस्कुलर कोट, और उसके अंदर सम्यूकोजल कोट, और सबसे अंदर म्यूकोजल कोट। अब इसमें जो मस्कुलर कोट है उसकी कितनी लेयर है ये बताएं? 3 लेयर है। कौन कौन सी? लॉन्जिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक।
ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं, जो सर्कुलर रहती हैं उनको अपन ट्रांसवर्स भी कह रहे हैं, और जो लंबवत रहेंगी लंबाई में उनको कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल, और जो तिरछे में रहेंगी उनको कहेंगे ऑब्लिक। अब इसमें है नहीं मसल का, वो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो इसमें 3 कोट रहते हैं, किसके? 3 लेयर रहती है, किसकी? मसल्स की। और बाकी की इंटेस्टाइन में कितनी रहेंगी मसल की? कितनी लेयर होती है? स्मॉल 3 ही होती है सब। इंटेस्टाइन में 2 होती है केवल, उसमें ऑब्लिक लेयर नहीं होती है, उसमें केवल सर्कुलर होगी और लॉन्जिट्यूडनल होगी, ऑब्लिक नहीं होगी, ऑब्लिक ओनली स्टमक में होगी, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल, है ना। और इसमें लॉन्जिट्यूडनल भी होगी, सर्कुलर होगी और ऑब्लिक होगी। किसमें? हाँ, वो बैंड अलग है, वो बैंड है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 बैंड होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 बैंड होते हैं, और यहाँ पर लेयर ही 3 होती है उसकी, है ना। वो तो केवल अपन ने थिकनेस बताई कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जो मसल है उनकी थिकनेस कितनी है, क्योंकि लार्ज बड़ी है तो लार्ज के अंदर जो मसल जो है लॉन्जिट्यूडनल की उसके 3 बैंड मिलेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में केवल 2 बैंड मिलेंगे, है ना। तो वो अपन ने उसकी थिकनेस बताई थी उसमें, है ना। ये है स्टमक। स्टमक के बाद फिर शुरुआत होती है ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम जे इसमें रहा, ये यहाँ से, ये पाइलोरिक एंड है और यहाँ से ये शुरुआत हो गई ड्यूडेनम, यहाँ से फिर ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा इसमें, ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। ड्यूडेनम की लंबाई कितनी है? कितना लंबा पार्ट है ये? ये भी 25 सेंटीमीटर है ईसोफेगस की, और इसकी लंबाई बराबर है, ये बिल्कुल कॉइल है, यहाँ से शुरू होता है मुड़ के इधर आ जाता है। ये कितना है? यू शेप का है, वो जे शेप का स्ट्रक्चर था और ये कैसा? यू शेप स्ट्रक्चर। ये भी 25 सेंटीमीटर लंबा है ना। यहाँ से फिर ये जुड़ती है कौन सी? जेजुनम, और लास्ट में है, लास्ट पार्ट है इलियम, है ना। तो ये मेन जो पूरा आपका जो केमिकल डाइजेशन शुरू होता है वो ड्यूडेनम के अंदर होगा, है ना। तो यहाँ पे अभी अपन स्टोमक पढ़ा, इसकी सीक्रेशन और बात कर ले यहीं पे, है ना। तो ड्यूडेनम में तो केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ तक चलेगा? स्टोमक तक चलेगा। केमिकल और मैकेनिकल समझ में आ रहा है ना। केमिकल डाइजेशन मतलब जो एंजाइम्स द्वारा होगा, और मैकेनिकल मतलब चबाने से हो रहा है, अपन ने मुंह में मैकेनिकल किया है, स्टमक में भी मैकेनिकल हो रहा है, तो ड्यूडेनम से केमिकल शुरू होगा, क्योंकि जो एंजाइम का जो एक्शन होगा फूड के ऊपर वो ड्यूडेनम में जाकर के होगा, इसलिए उसको अपन कह रहे हैं केमिकल। इसमें कौन कौन सी एंजाइम निकलेंगे स्टमक के अंदर? क्या सीक्रेशन है? इससे जूस जो निकलता है क्या कहते हैं उसको? इसके जूस को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट्स क्या है? पेप्सिन, रेनिन, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, और काइम तो उस फूड को बोल रहे हैं जो मिक्स हो गया, काइम एंजाइम थोड़ी है। और क्या निकलता है इससे? गैस्ट्रिन हार्मोन भी निकलता है इसकी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, और 3 एंजाइम रेनिन, पेप्सिन, है ना। HCl हार्मोन नहीं है, वो एक एसिड है, एंजाइम 2 ही है, रेनिन और पेप्सिन, है ना। HCl एसिड है, और इंट्रिंसिक फैक्टर वो एक एंजाइम नहीं, वो एक फैक्टर है, वो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेगा। रेनिन का क्या काम होगा? रेनिन क्या करता है? हाँ, मिल्क को क्या करेगा? कर्ड में कन्वर्ट करेगा, दूध का दही बनाएगा। और पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। और HCl क्या करेगा? हाँ, भोजन के अंदर अम्लीय बनाने, यानी कि जो आपने जितने भी जर्म्स ले लिए थे भोजन के साथ में, फूड के साथ में, वो बैक्टीरिया को मारेगा, कलर का, बैक्टीरिया के कलर के लिए काम करेगा,
और क्या काम करता है? यस, पेप्सिन डायरेक्ट एंजाइम नहीं है, पहले क्या निकलेगा? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन HCl से रिएक्ट होकर के पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, है ना। और जो मुंह के अंदर सलाइवा में टाइलिन निकला था, इसको इनएक्टिव कर देगा HCl, और जितने भी बैक्टीरिया आएंगे उनको सबको मार देगा। तो बैक्टीरिया को किल करने का काम है, टाइलिन को इनएक्टिव करने का काम है, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम है। ये 3 काम होते हैं HCl के, है ना। फिर पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। रेनिन क्या करेगा? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, दूध का दही बना देगा। फिर बाकी का जो डाइजेशन होगा वो ड्यूडेनम में जाकर के होगा, ठीक है। तो ये अपन इंटेस्टाइन का पूरा फंक्शन अपन कल कल भी रहेगा ना? हाँ, कल बताएंगे, ठीक है।